हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने माता पिता का ध्यान भी रख रहे होंगे। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आपके प्यारे यूट्यूब चैनल लर्न विद अभिलाषा पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो आज हम जो सेट करने जा रहे हैं, आज हमारा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर जो होगा चौथे नंबर का हम सेट होगा, यानी कि हम 3 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और एक सेट में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 50 क्वेश्चन, यानी कि हम 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चौथे नंबर का टेस्ट पेपर शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी को स्वागत है और आप आई होप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी हो पा रही होगी। जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है वो तो बहुत अच्छी थैंकफुल, अगर जो आपसे डाउट में है वो आप सीख रहे होंगे और जो आपसे नहीं बन पा रहा होगा वो आप भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए, बिल्कुल भी समय को ख़राब ना करते हुए चलते हैं अपने सेट की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद पढ़ूंगी ऑप्शन, कुछ समय मैं आपको भी दूंगी और उसके बाद हम लगाएंगे राइट आंसर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1986 और ऑप्शन डी है 1989। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस पर कर देती हूँ सर्किल। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र है? ऑप्शन नंबर 1 है वन, ऑप्शन नंबर बी समुद्र, ऑप्शन नंबर सी झील और ऑप्शन नंबर 4 है बगीचा। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी बगीचा, यानी कि क्या है कृत्रिम परितंत्र है। कृत्रिम का मतलब होता है जो मनुष्य के द्वारा निर्माण आसानी से किया जा सकता है। आप सोचेंगे कि वन क्यों नहीं हो सकता है? देखिए वनों को हम 1-2 पेड़ 10,000 30,000 पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन जो कि नेचुरल वन होता है वो हम प्राकृतिक रूप से जो मिला हुआ होता है वो हम वन नहीं बना सकते। ऐसे हम समुद्र को भी नहीं बना सकते और झील को भी नहीं बना सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी बगीचा। चलिए थर्ड क्वेश्चन में पढ़ती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है? ऑप्शन नंबर 1 जलवाष्प, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन नंबर सी है मीथेन और ऑप्शन नंबर डी है ओजोन। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा जलवाष्प। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही एक मतलब कि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा से बनता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि जलवाष्प से नहीं होगा, तो बच्चे क्या कहते हैं CO2 आंसर लगा देते हैं। CO2 भी इफेक्ट करती है। ये सबसे ज़्यादा गैस होती है जो सर्वाधिक मात्रा में इफेक्ट करती है, ग्रीन हाउस गैस के में ली जाती है। लेकिन अगर आपको जलवाष्प और CO2 साथ में अगर ऑप्शन दे रहा है तब आप जलवाष्प चुनेंगे। अगर आपको ऑप्शन में जलवाष्प नहीं देता है, अगर जलवाष्प की तरह कोई और गैस डाल देगा तब आपको वहाँ पर CO2 को प्रेफरेंस देना है। अगर ये दोनों मिलते हैं तब आप वहाँ पर वाटर वेपर क्वेश्चन का राइट आंसर लगाने वाले हैं। तो तीनों क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे, आपने रीड कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से आ गया है कि भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन नंबर 1 इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी रामेश्वरम और ऑप्शन नंबर 4 है लक्षद्वीप। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए इंदिरा पॉइंट भारत का मुख्य भूमिका दक्षिणतम भूमि है। अगर आपसे पूछेगा, ये तो हो गया हमारा जो दक्षिणतम बिंदु हो गया। अगर हमारे पूछेगा कि जो हमारी मेन लैंड का भी हिस्सा पूछेगा कि मेन लैंड का दक्षिणतम पॉइंट क्या है, तब आप इसका आंसर कन्याकुमारी बताएंगे। अगर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तब आप इसका आंसर इंदिरा पॉइंट लगाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे राइट आंसर हो जाएगा वो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर के बी। ये हमारे क्वेश्चन का कन्याकुमारी स्टूडेंट राइट आंसर है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में किस प्रकार के वन का सर्वाधिक भाग में पाया जाता है, यानी कि कौन सा वन का सर्वाधिक प्रकार है जो भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर बी है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर सी है पर्वतीय वन और ऑप्शन नंबर डी है मैंग्रोव वन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तब भी आप इसका आंसर लगाने वाले हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का मतलब होता है कि वे पेड़ पौधे हमारे भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो अपने वर्ष में अपने पत्ते गिरा देते हैं और पुनः पत्तियां धारण कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं पर्णपाती वन।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कन्याकुमारी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है, लेकिन निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इसमें पहले कूट दिए हैं, पहले मैं कूट पढ़ूंगी उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे। कूट नंबर 1 है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। कूट नंबर 2 है हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो कूट दिया है केवल एक सही, कूट नंबर 2 दिया है केवल 2 सही, 1 व 2 दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर के ए, केवल एक ही सही है। यानी कि जो हिमालय का पश्चिमी भाग है उसकी अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यानी विविधता ज़्यादा से पाई जाती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा से यहाँ पर अलग अलग पाया जाता है। विविधता का मतलब ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपने पढ़ लिया होगा, समझ भी लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे इस प्रकार से है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा साबरमती। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो स्टूडेंट राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा नर्मदा नदी, और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी की सबसे बड़ी नदी है और ये है भारत की प्रायद्वीपीय नदी। तो आप इसका आंसर लगाएंगे नर्मदा, और नर्मदा का जो उद्गम स्थान है वो है अमरकंटक। अमरकंटक का जो पहाड़ है वो पड़ता है मध्य प्रदेश में। और आपको ये भी पता होगा कि जो नर्मदा नदी है इसके ऊपर कौन सा बांध है, आप मुझे ये कमेंट करके बताने वाले हैं, क्योंकि नर्मदा नदी बहुत ज़्यादा से एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ और ऑप्शन नंबर डी रेगुर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय मिट्टी। यानी कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो होती है अम्लीय मिट्टी। आपको पता होगा जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये बहुत ही उर्वरक होती है और ये हमारे भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी भी है, और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी है। और आपको पता होगा रेगुर मिट्टी को हम काली कपासी मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि ये कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोनों क्वेश्चन आपने पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि मानसून निवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी तटों से पूर्वी तटों तक, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर से दक्षिण की तरफ, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर पूर्व भारत से पश्चिमी तट, और ऑप्शन नंबर डी है कि उत्तर पश्चिमी भारत से बंगाल की खाड़ी। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, उत्तर पश्चिमी बंगाल से भारत से बंगाल की खाड़ी तक क्या होता है, मानसून निवर्तन होता है, यानी कि परिवर्तन हमारा ऐसे होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन नंबर 1 है कराकस, ऑप्शन नंबर बी बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर सी मस्कट और ऑप्शन नंबर डी है काहिरा। तो स्टूडेंट जो वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी कराकस। स्टूडेंट आपको पता होगा वेनेजुएला में अभी भारत ने जो है यहाँ से 4 या 3 साल के पाबंद के बाद यहाँ से अपने तेल का आयात जो है वो शुरू कर दिया है। और आपको ये भी पता होगा कि वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी पाया जाता है, जिसको हम एंजिल जलप्रपात भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछेगा एंजिल जलप्रपात कहाँ है तब आप बताएंगे वेनेजुएला में है। अगर आपसे पूछने लगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है तब आप इसकी ऊंचाई बताएंगे 979 मीटर की इसकी क्या है ऊंचाई है। ये अभी आप इसकी ऊंचाई भी बताने वाले हैं, क्योंकि कभी इसकी ये नाम भी पूछ लेता है और इसकी ऊंचाई भी आपसे पूछ सकता है। तो दोनों क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 11-12 हमारी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में रीड करूंगी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। भारत में चक्रवात, बी है चीन में आते हैं टाइफून, और ऑप्शन नंबर डी सी है ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिलीज, और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका में बागियो। स्टूडेंट एक तरफ स्टेट की कंट्री के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ दिए हैं वहाँ पर जो चक्रवात आते हैं उनको चक्रवात को क्षेत्रीय किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में चक्रवात आते हैं, चीन में टाइफून आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिलीज आते हैं और अमेरिका में आते हैं बागियो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आप राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, अमेरिका में बागियो नहीं आते। या तो अमेरिका में आते हैं
या तो यहाँ पे आएगा टेरिडो या आएगा ट्विस्टर। तो यहाँ पे दो प्रकार के क्या चक्रवात आते हैं, तो अमेरिका में वाग्यो नहीं आता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। कौन से वो आते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है विषुवत रेखा के पास, ऑप्शन नंबर बी है ध्रुवीय क्षेत्रों के पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्क व मकर रेखाओं के बीच में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ठंडे समुद्री तटों के पास। तो स्टूडेंट कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति की मुख्यतः कहाँ पाई जाते हैं, ये आप मुझे राइट आंसर बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो स्टूडेंट हमारे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में इनकी मुख्यतः पाई जाती है। और सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है जिसको हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछेगा तब आप इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया बताने वाले हैं। चलिए दोनों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, आंसर आपको मिल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा इस प्रकार से है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 है मूल अधिकारों से, ऑप्शन नंबर बी है नीति निर्देशक तत्व से, ऑप्शन नंबर सी है मूल कर्तव्य से, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों से। तो ये अगर मैं आपको बता दूं, इसको बोलते हैं स्वर्ण सिंह समिति, इसको सही नाम से ये बोला जाता है। तो चलिए आप इसका हमको बताने वाले हैं राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल कर्तव्य से। तो क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा ही हमारे भारतीय संविधान में क्या है मूल कर्तव्य की सिफारिश की गई थी और उनके द्वारा ही मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि न्यायोचित व मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं इस पे स्टार बना देती हूँ 3 स्टार। ये क्वेश्चन हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 39, ऑप्शन है बी है अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 42 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 43। तो कौन से अनुच्छेद में इसका प्रबंध दिया है, आप मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42 के अंतर्गत न्यायोचित व मानवीय कार्य दशाओं में तथा मातृत्व सहायता के लिए संविधान में जो उपबंध दिया गया है वो आर्टिकल 42 में दिया गया है। दोनों क्वेश्चन के आंसर पता चले होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आई होप आपको टेस्ट करने में काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। बहुत से क्वेश्चन आप ऐसे होंगे जो आपको डेली प्रैक्टिस आप चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन चाहे यूट्यूब चाहे आप सेल्फ स्टडी से करते होंगे, वहाँ को भी आप अगर थ्योरी पढ़ते होंगे तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे, और अगर आप सेल्फ स्टडी करते होंगे तो भी आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट कहीं और भी लगाते होंगे तो आपको इन सेट में से ही आपको वहाँ पर क्वेश्चन 100% मिलते होंगे। तो मुझे लगता है कि आपके लिए यह एक ही बहुत ही अच्छा फ्री मॉक टेस्ट भी होने वाला है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष से जो भी पहले हो आयु तक होता है। ऑप्शन इसमें दूसरा दिया है कथन, यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक अपना पद पर बना रहता है। पश्चात पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति तब तक जिसको चाहे तब तक इसके पद पर बने रहने दे सकता है। राष्ट्रपति चाहेगा तो बना रहेगा, राष्ट्रपति जी चाहेंगे तो हटा दिया जाएगा। तीसरा पढ़ेंगे इसके वेतन व अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? केवल 1, केवल 2, 1 और 3 या उपरोक्त सभी। तो कौन सा गलत है, हमको क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर लगाएंगे तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी के सभी गलत कथन दिए हुए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, पॉलिटी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो स्टूडेंट ऑप्शन है 9%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 15%, ऑप्शन नंबर सी है 25%, ऑप्शन नंबर डी 25%। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15%। और आपको मैं एक गुड न्यूज़ दे दूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी फुल कंटेंट क्लास आने वाली है संविधान संशोधन पर।
इतनी फुल प्रूफ, फुल कंटेंट और सॉलिड वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। एकदम ये समझ लीजिएगा, अगर आपने वो क्लास कर ली, वहाँ पर मैंने 40 से 50 के बीच में संविधान संशोधन रखे हैं जो हमारे मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो क्लास कर ली तो ये वाला क्वेश्चन भी उसको अगर आपने पढ़ लिया तो वहाँ से आप बना के ले जाएंगे। तो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि जो हमारा दिल्ली, जो हमारा यूनियन टेरिटरी में आती है, वहाँ पर 10% ही लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो सीटों की संख्या वहाँ 70% है, इसलिए वहाँ से 7 सदस्य ही जाते हैं मुख्यमंत्री सहित। तो अपवाद भी इसमें काउंट हो जाएगा। अधिकतम 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, न्यूनतम हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? ऑप्शन नंबर 1 है मूल क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर बी न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर सी है अपीलीय क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर डी है सलाहकार क्षेत्रीय अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर मिल होंगे, साथ में आपको डिटेल भी मिली होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार है कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1964, 1985, 1984 या 1989। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दल बदल का 1985 में यह संविधान संशोधन किया गया था। और आपको ये बता दूं कि दल बदल भारतीय अनुसूची जो 12 है, 12 अनुसूचियाँ जो दी गई है उसमें ये 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और जब ये दल बदल संशोधन किया गया था उस टाइम पे क्या है, जो संशोधन हुआ था वो 1985 में हुआ था और अनुसूची 10 में हुआ था। तो आप इसको वहाँ से याद कर लेंगे। और अनुसूची की फुल डिटेल क्लास आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने क्लास कंटेंट के रूप में बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर बी है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर सी है भारत परिषद अधिनियम 1919 और ऑप्शन नंबर डी है भारत शासन अधिनियम 1935। तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष जो चुनाव का प्रावधान है वो कब किया गया था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, भारत शासन अधिनियम 1919। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन के आंसर तो आपको मिल ही रहे होंगे और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 1 है आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78। तो हमारे क्वेश्चन का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 78 के अंदर प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि, जिसको बोलते हैं लैंड ऑफ द मॉर्निंग क्लेम के नाम से जाना जाता है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या थाईलैंड। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम को जो बोलते हैं वो बोलते हैं साउथ कोरिया को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दक्षिणी कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो रेखा आती है उसको हम बोलते हैं 38वीं समांतर रेखा, दोनों के देशों के बीच में होती है। क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 22वां क्वेश्चन है कि विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर सी 5 जून को और ऑप्शन नंबर डी है 11 जुलाई को। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगर मैं आपसे ऑप्शन को अगर मैं आपके सामने डिटेल दूं तो 28 फरवरी को बनाया जाता है। आपको ये भी पता होगा 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। और 5 जून को आपको पता होगा यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। चलो 28 फरवरी को मैं बता ही देती हूँ, यहाँ पर मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये सीवी रमन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि इनको यहाँ पर क्या है, रमन फिजिक्स के क्षेत्र में इनको क्या मिला था,
नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। लेकिन इन्होंने खोज कब की थी रमन प्रभाव की? 1928 में नोबेल प्राइज इनको मिला था 1930 में। तो चलिए चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने मैंने डिटेल से बता दिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। स्वदेश और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन नंबर बी है सूरत अधिवेशन 1907, ऑप्शन नंबर सी है बनारस अधिवेशन 1905 और ऑप्शन नंबर डी है मद्रास अधिवेशन 1907। तो क्वेश्चन नंबर 23 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में पास किया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किसने की थी, तब आप इसका आंसर क्या बताएंगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। मैं आपको आगे इसको बताऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो चलिए मैं ही आपको इसका आंसर बता देती हूँ। जो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? आप आंसर बताएंगे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है 3 जून 1947, ऑप्शन नंबर बी 14 जून 1947, ऑप्शन नंबर सी 19 जुलाई 1947 और ऑप्शन नंबर डी है 14 अगस्त 1947। तो कब भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा 14 जून 1947 को प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। और 3 जून 1947 को इसको 3 जून योजना भी बोलते हैं, इसको माउंटबेटन प्रस्ताव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारी स्क्रीन पर इसी प्रकार से है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेबोल, ये हो जाएगा ये जो थे राजगोपालाचारी जी, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम संविधान सभा का जो आयोजन किया गया था उस टाइम पे कौन जनरल गवर्नर थे? आपको क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताएंगे लॉर्ड बेवेल के समय ही प्रथम संविधान सभा का आयोजन किया गया था। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है 26वां क्वेश्चन। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 29 मार्च 1857, ऑप्शन नंबर बी है 2 अप्रैल 1857, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 मार्च 1857। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 28। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त प्रांत, ऑप्शन नंबर सी है असम और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का हम राइट आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा असम ऐसा क्षेत्र था जहां पर बहावी आंदोलन का प्रभाव नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 28वां की पुस्तक है एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं BS नॉयपॉल, थियोडोर मॉरिसन, CR दत्ता, क्या MG रनाडे। तो एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा BS नॉयपॉल के द्वारा एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखी गई है। तो तीनों क्वेश्चन आपको पता चले होंगे, क्वेश्चन भी आपने अच्छे से रीड कर लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 जो क्वेश्चन हमारे पास आया है इसको ये क्वेश्चन है हमारा मिलाने का और ये है मॉडर्न हिस्ट्री से, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे तो इसको मॉडर्न हिस्ट्री तो नहीं कहेंगे लेकिन हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। एक तरफ दी हुई है संध्या और ये संध्या कब कब हुई थी वही हमको बतानी है। पहले मैं पढ़ती हूँ सूची नंबर 1 फिर पढ़ेंगे सूची नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 में दी है सूरत की संधि, ऑप्शन नंबर बी में दी है पूना की संधि, ऑप्शन नंबर सी में दी है पुरंदर की संधि और ऑप्शन नंबर डी में दी है देवगांव की संधि 1665, 1803, 1817 और 1775। तो क्वेश्चन नंबर 29 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए अब तो हमको आंसर मिल गया है, मैं इसको मिलान कर देती हूँ। तो सूरत की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1775 में, पूना की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1817 में, पुरंदर की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1665 में,
ये आप बता देंगे। और अगर आपको पता होगा देवगांव की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1803 में। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने पास नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए मृच्छकटिकम, ऑप्शन नंबर बी है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन नंबर सी है गार्गी संहिता और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजतरंगिणी। तो गुप्त काल के बारे में किस ग्रंथ से हमको जानकारी मिलती है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम किसकी रचना है आप बताएंगे? शूद्रक की। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की है। राजतरंगिणी में मिलता है कश्मीर का इतिहास और ये है कल्लड़ की, और ये हमारे पट्टी सेट नंबर 3 में आई थी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो कलिंग राजा खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? आप क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताएंगे। ये जैन धर्म का अनुयायी था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32, भिड़ती स्तंभ लेख अभिलेख किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम। तो भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किससे है? तो आप 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। स्कंदगुप्त से संबंधित है भीतरी स्तंभ लेख। तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? ऑप्शन नंबर 1 है चालुक्य शासक, पल्लव शासक, राष्ट्रकूट शासक या चालुक्य शासक। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पल्लव शासक के द्वारा दक्षिण में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था पल्लव शासकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका था, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी गई। इस मुक्त युद्ध का नायक सैंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? ऑप्शन नंबर 1 है प्लूटार्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एरिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जस्टिन और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायोडोरस। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरिन। एरिन के द्वारा ये कथन लिखा गया है और ये कथन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, 36 और 37 इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदना कितने समय तक रहती है? ऑप्शन है 1/20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 1/10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 1/3 सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/5 सेकेंड। तो कितनी देर तक ध्वनि मस्तिष्क में रहती है? आप क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर बताएंगे 1/10 सेकेंड हमारे मस्तिष्क में रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोरोइड, ऑप्शन नंबर सी है रेटिना और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आइरिस। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइरिस। क्या है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 37 इस प्रकार से है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग से जाकर छनती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी हो जाएगा ब्रक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यकृत और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हृदय। तो रक्त की अशुद्धियाँ किसके द्वारा पृथक की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आप राइट आंसर बताएंगे ब्रक के द्वारा, या इसको बोलते हैं किडनी, और किडनी के अध्ययन को हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। तो तीनों क्वेश्चन के राइट आंसर आपको पता चल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? ऑप्शन नंबर 1 है 30 से 40%, ऑप्शन नंबर बी है 40 से 50%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 55 से 60% या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 60 से 70%। तो रक्त का कितना भाग प्लाज्मा पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आप राइट आंसर बताएंगे 55 से 60% के बीच में हमारा प्लाज्मा पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ेंगे कि निम्नलिखित कि कौन से 39 क्वेश्चन है एक पौधे पर पुष्पासन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी है जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर सी है साइटोकाइनिन और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्लोरोरीजिन।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 का जो स्टूडेंट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोरोजीन। ये पौधे के पुष्प के होने का उत्तरदायी एक हार्मोन है। देखिए पुष्प को बोलते हैं फ्लोबर, FLOWER, फ्लोबर को बोला जाता है पुष्प को, और यहाँ पर देखिए लिख रहा है फ्लोरोजीन, तो आप इसको कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40-41 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर 1 है परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है प्रकीर्णन, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परावर्तन और अपवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन और परावर्तन, यानी कि दोनों कंडीशन से क्या है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। 41वां क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है असंजक बल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरुत्वीय बल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाभिकीय बल, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ससंजक बल। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी ससंजक बल। और दो की विभिन्न परमाणुओं के बीच, यानी कि अलग अलग वस्तु के परमाणुओं के बीच लगने वाले मध्य बल को, आकर्षण बल को क्या कहते हैं? असंजक बल, और ससंजक बोलते हैं एक ही परमाणु के मध्य लगने वाले बल को। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। 42, 43, 44 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से हैं। 42 क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिफल, ऑप्शन नंबर बी है अवकारक, ऑप्शन नंबर सी है अभिकारक, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑक्सीकारक। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो 42 का क्वेश्चन हो जाएगा अभिकारक इनको बोलते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 43 का क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है OH माइनस आयन देता है, ऑप्शन नंबर बी है H प्लस आयन देता है, दोनों आयन देता है, या कोई आयन नहीं देता है। अगर आप क्षार को जल में घोलते हैं तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ये OH आयन देता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 44, नींबू का रस का pH मान होता है 1.5, 2.2, 7.4 या 1। तो नींबू का pH मान कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा 2.2 होता है। चलिए दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मैं पहले इनको कर देती हूँ रिमूव। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर 1 है ताप के कारण, ऑप्शन नंबर बी है दाब के कारण, ऑप्शन नंबर सी है समुद्र की दूरी के कारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्यानता के कारण। तो वायुमंडल और बादल का तैरना किस कारण से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा श्यानता के कारण बादल और वायुमंडल क्या है, तैरता रहता है। क्वेश्चन हो जाएगा 46, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हेलोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है सियोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है लिथोफाइट्स, और ऑप्शन नंबर डी है पेमस्कोफाइट्स। तो छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा सियोफाइट्स। देखिए 6 से छाया और साया, छाया से ही बनता है साया, तो आप इसको याद कर लेंगे सियोफाइट। तो आप क्वेश्चन को लिंक करके भी याद कर सकते हैं। आई होप ये कनेक्शन आपको याद रहेगा। छाया से ही बनता है साया, और साया से हो जाएगा सियोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मैनहरीन पता है, मैनहरीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच में होती है? कुछ तो शब्द ऐसे होते हैं जो हमको पहली बार पढ़ते हैं ना, तो उनकी हमारी जबान पढ़ने में लड़खड़ा जाती है। तो आप ये मत सोचना कि मुझ पर पढ़ना नहीं आता, तो हो जाता है कभी कभी, ये तो एक नॉर्मल है। तो यह है मैनहरीन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ये किन दो देशों के मध्य में है? ऑप्शन पढ़ेंगे रूस और फिनलैंड, रूस और चीन, रूस एवं अलास्का, रूस और स्विट्जरलैंड। यानी कहने का मतलब है कि रूस तो कॉमन है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रूस एवं फिनलैंड के मध्य में मैनहरीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाई जाती है। तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। पढ़ते हैं आखिरी स्लाइड की तरफ। ये हमारी श्रृंखला का लास्ट जो है पेज है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए मैंने वहाँ पर 22 मार्च आया था जहाँ पर विश्व जल दिवस मनाते हैं, इसी वजह से मैंने वहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं बताया था।
क्योंकि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन बाद में आने वाला है। ऑप्शन है 5 जुलाई, ऑप्शन है 17 मई, 5 मई, 17 मई, 25 मई और 22 मई। तो जैव विविधता कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आप बताएंगे ऑप्शन है 2007, 2011, 2013, 2015। तो क्वेश्चन नंबर 49 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा 2007 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है? ऑप्शन है WPI, ऑप्शन नंबर बी है IIP, ऑप्शन नंबर सी है CPI या ऑप्शन नंबर डी है PPI। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा CPI, यानी कि ये आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा लेंगे। तो ये हो गई है आज का हमारा क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं, यानी कि आज का हमारा जो फोर्थ सेट था वो हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप आपको करने में बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही मजा आया होगा। कुछ क्वेश्चन आपको याद के मिले होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत डाउटफुल हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पहली बार पढ़े हैं। तो आई होप आपको ये सब करने में मज़ा भी आया होगा, मेरी मेहनत आपको दिख भी रही होंगी। अगर आपको कंटेंट और प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और जितने भी पिछले टेस्ट पेपर यानी कि 3 टेस्ट पेपर हो गए हैं वो आप कर लीजिएगा। और एक गुड न्यूज़ आपके लिए एक है कि हम यूपी पुलिस के लिए भी एक प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं। वो प्रैक्टिस सेट जो हमारी श्रृंखला चलेगी वो शाम को 6 बजे चलेगी। तो आप पहले 11 बजे से लेकर इतने टाइम तक ये प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। अगला सेट आपको जो यूपी पुलिस का मिलेगा वो मिलेगा शाम के 6 बजे। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ अगली इसी सेशन में और भी जोश के साथ, और भी अच्छी तैयारी के साथ, और भी अच्छे आपके डिस्कशन के साथ। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ, आप सभी की दोस्त। आप लर्न विद अभिलाषा में आपका बहुत बहुत स्वागत था। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा, मिलती हूँ नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।